दुर्खीम ने द्वितीय प्रकार की एकता को सावयवी एकता कहा है। यह एकता जटिल, आधुनिक और प्रौद्योगिक समाजों में विद्यमान होती है, जैसे नगर, महानगर, औद्योगिक केंद्र आदि। इन समाजों के सदस्यों में सभी क्षेत्रों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं तथा प्रतिकारी कानून व्यवस्था देखने को मिलती है। इन समाजों में भिन्नता का कारण है श्रम विभाजन और विशेषीकरण। क्योंकि श्रम विभाजन के कारण और विशेषीकरण की मांग के कारण समाज में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, जो कि सावयवी एकता को जन्म देती हैं। यांत्रिक एकता से सावयवी एकता का विकास क्रम को दुर्खीम ने बहुत बखूबी समझाया। उनके अनुसार जब जनसंख्या बढ़ती है तो समाज के सदस्यों में श्रम विभाजन होता है। श्रम विभाजन सदस्यों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक हो जाता है। इसमें भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। व्यक्ति समाज के सदस्यों की किसी एक आवश्यकता की पूर्ति के लिए कार्य करता है और अपनी अन्य सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज के दूसरे सदस्यों पर निर्भर रहता है। इससे सभी सदस्यों की एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ जाती है। यह निर्भरता सदस्यों को परस्पर एक दूसरे से सहयोग करने को बाध्य करती है। यह सहयोग ही जटिल समाजों में सावयवी एकता को विकसित करता है। दुर्खीम ने बताया, परिवार, व्यवसाय, सरकार इत्यादि में जो एकता और संगठन पाया जाता है, वह इन सब से संबंधित व्यक्तियों में पाई जाने वाली समानताओं का कारण नहीं है। यह एकता ठीक उसी प्रकार होती है जो किसी सावयव यानी कि ऑर्गेनिज्म के विभिन्न अंगों में पाई जाती है। जैसा कि नाम ही अपने आप में स्पष्ट कर रहा है, सावयवी एकता यानी कि वह एकता जिस प्रकार से शरीर के विभिन्न अंगों में देखने को मिलती है, जिसके कारण शरीर के यानी कि सावयवी के विभिन्न अंग अलग अलग शारीरिक कार्य करते हैं। इनके कार्यों में सहयोग के आधार पर एकता पनपती है, जिनके कारण संपूर्ण सावयव में संतुलन बना रहता है और वह क्रियाशील रहता है। इसी एकता को सावयवी एकता यानी ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी का नाम दिया गया है। इसका कारण यह है कि इस एकता की उत्पत्ति किसी सावयव के विभिन्न अंगों के बीच पाए जाने वाले श्रम विभाजन एवं सहयोग से होती है। आधुनिक समाजों में श्रम विभाजन के कारण ही सावयवी एकता पाई जाती है और प्रतिकारी कानून इसी एकता को प्रकट करते हैं। दुर्खीम का मानना है कि श्रम विभाजन से उत्पन्न सावयवी सामाजिक एकता ही वास्तव में श्रम विभाजन का प्रकार्य है। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ विशेषताओं की, यानी कि सावयवी एकता की विशेषताओं की, जिनका प्रतिपादन इमाइल दुर्खीम ने किया। वे कहते हैं, यांत्रिक समाज जनसंख्या तथा जनसंख्या घनत्व में वृद्धि के कारण सावयवी समाज का स्वरूप ग्रहण कर लेता है, जिसकी विशेषताएं इस प्रकार से हैं। सबसे पहले बात करते हैं विभेदीकरण की जटिल प्रक्रिया के बारे में। सावयवी समाज की आवश्यकताएं लगातार बढ़ती रहती हैं। जितना अधिक समाज में विशिष्टीकरण होगा, उतना ही अधिक समाज की विशिष्ट आवश्यकताएं होंगी। उदाहरण के तौर पर मेट्रो सिटीज की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ जो फैसिलिटीज सुविधाएं दिखती हैं वो हमें एक दूसरे शहर में नहीं मिलती हैं। वास्तविकता यह है कि विशिष्टीकरण की अधिकता समाज में विभेदीकरण करती है। इसीलिए यहाँ पर हम विशेष जोर देते हैं कि श्रम विभाजन और विशेषीकरण के कारण सावयवी एकता और ज्यादा उजागर होती है। समाज के विभिन्न अंगों और व्यक्तियों में अन्योन्याश्रयता में वृद्धि की जब बात की जाती है तो औद्योगिक समाज की सबसे बड़ी विशेषता इसकी प्रकार्यात्मक निर्भरता ही है। एक कारखाना अपने कच्चे माल के लिए पूरे विश्व के देशों पर निर्भर रहता है। एक कारीगर के काम को दूसरा कारीगर आगे बढ़ाता है और यह सिलसिला वस्तु को बाजार में उपभोक्ता तक पहुंचाता है। औद्योगिक समाज में कोई भी कार्य अपने आप में पूर्ण नहीं है, एक का काम दूसरे पर निर्भर है और इसी को दुर्खीम द्वारा प्रकार्यात्मक निर्भरता यानी कि फंक्शनल डिपेंडेंसी कहा जाता है।
सावयवी समाज में अत्यधिक विविधता होते हुए भी प्रकार्यात्मक निर्भरता के कारण संपूर्ण समाज में संबद्धता पाई जाती है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। श्रम विभाजन में वृद्धि की जब बात आती है और बात आती है कि इससे विभिन्न व्यवसायों का भी विकास होता है, तो दुर्खीम का कहना है कि यदि समाज में विभेदीकरण होता है तो इससे समाज के व्यक्तियों में परस्पर संपर्क होता है। सावयवी समाज में व्यक्ति खुले रूप में मिलते हैं। वास्तव में सावयवी समाज खंडों में बंट जाता है और एक खंड दूसरे खंड के साथ प्रकार्यात्मक रूप से जुड़ा रहता है। अतः दुर्खाइम का तर्क है कि बढ़ती हुई जनसंख्या जीविकोपार्जन की प्रतियोगिता की अपेक्षा अपनी महत्वाकांक्षाओं और प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए संघर्ष करती है। यह प्रतिष्ठा समाज में मिलती है और इसी कारण श्रम विभाजन में वृद्धि होती है और विभिन्न व्यवसायों का विकास होता है। अगली विशेषता के रूप में इन्होंने चर्चा की सामूहिक प्रतिनिधान की। दुर्खीम ने सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा का प्रयोग श्रम विभाजन और सामाजिक तथ्यों और धर्म के समाजशास्त्र में भी किया है। सावयवी समाज के लोगों के जो भी विचार, संवेग, रीति रिवाज होते हैं, इन सब की अभिव्यक्ति सामूहिक प्रतिनिधानों में होती है। जैसे कि हमारे ही राष्ट्र में होली, दिवाली, दशहरा, गणतंत्र आदि ऐसे अवसर हैं जिनमें सावयवी समाज के सभी सदस्यों की भागीदारी होती है। अतः सीमित अर्थों में वे सामान्य संस्थाएं हैं जो साधारण जनजीवन का प्रतिनिधित्व करती हैं और समाज को बनाती हैं। कानून और धर्म और विचारधारा पर प्रकाश डालते हुए उनका मानना था कि अगर हम बात करें दुर्खाइम के ही विचारों की, तो श्रम विभाजन के परिणाम स्वरूप वहां पर जो कानून है, यानी कि सावयवी समाज में कानून, अपराध, दंड, इनके लिए कई प्रकार के खंड होते हैं। प्रत्येक खंड की अपनी एक सांस्कृतिक, आर्थिक, एथनिक पहचान होती है। समाज में अधिक खंड होने की वजह से अधिक विभेदीकरण होगा और उतने ही अधिक कानून होंगे। इन्होंने यह साथ में कहते हुए कहा है कि श्रम विभाजन के प्रभाव से सार्वजनिक और सामान्य सामाजिक चेतना, सामाजिक अंतर्विवेक की एक रूपता में कमी आ जाती है। इस व्यवस्था में अपराधी क्रियाओं को जब समाज विरोधी नहीं मानकर केवल व्यक्ति की हानि समझा जाने लगता है, समाज के सदस्यों में धार्मिक लक्षणों, विचारों, विश्वासों में कमी आने लगती है, तो कानून में दमनात्मक लक्षणों में दिन प्रतिदिन कमी आती है। अब संपूर्ण समूह के नैतिक अंतर्विवेक और चेतना को दंड के द्वारा पुनः स्थापित करने पर जोर नहीं दिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप दमनात्मक दंड में कमी आती है। इसीलिए इन्होंने बात करी समझौते के कानून में वृद्धि होती जाती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में अपार वृद्धि हो जाती है। विभिन्न व्यक्ति परस्पर संबंधों को स्वतंत्र संविदा और समझौते के अनुसार स्थापित करते हैं। इन्होंने आर्थिक संगठन के विषय में विशेष रूप से कहा कि सावयवी एकता की विशेषता आर्थिकी अधिशेष है। इसे बचत की आर्थिकी भी कहते हैं। इस प्रकार के समाजों में परंपरागत व्यवसायों के महत्व में कमी आ जाती है। व्यक्तिगत संपत्ति का महत्व बढ़ जाता है। आर्थिक व्यक्तिवाद में वृद्धि हो जाती है। बंद अर्थव्यवस्था के स्थान पर खुली अर्थव्यवस्था का विकास हो जाता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार योग्यता, कार्यकुशलता, ईमानदारी के आधार पर कोई भी व्यवसाय कर सकता है। सावयवी एकता वाले समाजों की एक विशेषता पर प्रकाश डालते हुए जिसे राजनीतिक शासन प्रणाली कहा दुर्खाइम ने, वो ये भी है कि इनमें राजनीतिक कार्यों का विशेषीकरण हो जाता है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका के द्वारा विभिन्न राजनीतिक कार्यों को संपन्न किया जाता है। अब राजनीतिक पद वंशानुगत रूप से हस्तांतरित नहीं होते हैं। सरकार तथा नागरिकों के पारस्परिक संबंध समझौते के अनुसार निर्धारित होते हैं। संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था औपचारिक स्वरूप में विकसित हो जाती है, जो सावयवी एकता वाले समाज की विशिष्टता कहलाती है। बात करें सामाजिक बंधन और एकात्मकता की, तो दुर्खाइम लिखते हैं कि
कि सावयवी एकता वाले समाज में व्यक्तियों में एक रूपता और सजातीयता विद्यमान नहीं होती। इसीलिए एक रूपता पर आधारित सामाजिक एकता और सामाजिक बंधन भी शिथिल हो जाते हैं। इनके अनुसार अगर समाज में इन बंधनों को निभाने की भूमिका दूसरा नहीं निभाता है तो समाज में अव्यवस्था फैल सकती है, समूह की एकता नष्ट हो सकती है। इसलिए दुर्खीम के अनुसार श्रम विभाजन का एक नया बंधन है जो व्यक्तियों में एकता बनाए रखने में भूमिका निभाता है। अब समूह की सुदृढ़ एकता का आधार व्यक्तियों की पारस्परिक निर्भरता है। दुर्खीम का मत है कि इस प्रकार से श्रम विभाजन के परिणाम स्वरूप यांत्रिक एकता का रूपांतरण सावयवी एकता में हो जाता है। सावयवी एकता वाले जटिल समाजों में व्यक्तियों की मानसिक, नैतिक और सामाजिक एकरूपता का जब लोप हो जाता है तो उनके विश्वास, धारणाएं, मत, नैतिकता और ये यूं कहा जाए कि समाज के सदस्यों में व्यक्तिवादिता और विशिष्टता में वृद्धि हो जाती है तो गलत नहीं होगा। और दुर्खाइम के अनुसार इस व्यक्तिवादिता का कारण श्रम विभाजन है। व्यवसाय और सामाजिक स्थिति पिता से पुत्र को हस्तांतरित करके जाति के प्रतिबंधों में परिवर्तन हो जाता है। परंपरागत बंधन टूट जाते हैं, उनको तोड़ने में श्रम विभाजन सहायक सिद्ध होता है। इस प्रकार से सावयवी एकता पर भी इमानुएल दुर्खाइम ने विस्तार से चर्चा की थी और इस तरीके से सावयवी एकता और यांत्रिक एकता में तुलनात्मक अध्ययन भी हम पढ़ते हैं। इसीलिए संरचनात्मक आधार पर, कानून के आधार पर, सामूहिक चेतना की औपचारिक विशेषता और सामूहिक चेतना की अंतर्वस्तु के आधार पर यांत्रिक एकता और सावयवी एकता में अंतर देखने को मिलता है। यह बात अब स्पष्ट हो चुकी है कि किस प्रकार से यांत्रिक एकता किन सरल समाजों में देखने को मिलती है, जहां पर दमनकारी कानून की प्रचलितता मिलती है, सामूहिक सत्ता पाई जाती है और अत्यधिक धार्मिकता अनुभवतीत देखने को मिलती है, जबकि जटिल समाजों में, विकसित समाजों में सावयवी एकता मिलती है। इनमें प्रतिकारी कानूनों की प्रचुरता मिलती है, व्यक्तिगत कार्य और चिंतन के अधिक अवसर पाए जाते हैं और बुद्धिमान लौकिकवाद मानव की ओर अभिमुख देखने को अधिक मिलता है। इस प्रकार से समाजशास्त्र में इन दोनों प्रकार की एकता का विशेष महत्व देखने को मिलता है।